पुस्तक तो पढ़नी पड़ेगी। हाँ, इस न्यास के अध्यक्ष और वर्षों तक मेरे साथ ही रहे हुए, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हुए, इस समय संसद में मेरे सहयोगी वेंकैया जी नायडू, जिन्होंने इस प्रकार के ग्रंथ प्रकाशित करने की कल्पना की, ऐसे संसद के मेरे साथी प्रभात झा, इस न्यास के महासचिव नंदकिशोर जी, इस न्यास के कोषाध्यक्ष गोपाल जी, और जिन्होंने शायद सबसे ज़्यादा योगदान किया है इन ग्रंथों के निर्माण में, निर्मिति में, और यहाँ उपस्थित दिल्ली की महापौर, मेरे जनसंघ के समय से पुराने साथी साहनी जी, विजय कुमार जी मल्होत्रा, और वो उन थोड़े से लोगों में से होंगे कि जिन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को बहुत निकट से देखा, साथ काम किया, क्योंकि दीनदयाल जी का स्वर्गवास 1968 में हुआ। बहुत कम ऐसे राजनीतिक संगठन होंगे कि जिनको जीवन के आरंभिक वर्षों में इतने भयंकर आघात सहने पड़े। आज मैं जब भारतीय जनसंघ के काल से लेकर के आज तक का स्मरण करता हूं, तो मैं कभी भूल नहीं पाता हूं कि भारतीय जनसंघ का जन्म भारत के संविधान बनने के तुरंत बाद हुआ। भारत का संविधान बन करके तैयार हुआ 50 में, 1950 में, और 50 के अंतिम महीनों में या 51 के आरंभ में एक प्रकार से भारतीय जनसंघ का जन्म हुआ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसको आरंभ किया, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के वो मंत्री थे कि जिनको पंडित नेहरू ने नहीं चुना। पंडित नेहरू जब मंत्रिमंडल बना रहे थे, तब गांधी जी ने उनसे बात की और उन्हें कहा कि तुम मंत्रिमंडल सोच रहे हो कि किसको बनाया जाए, मंत्रियों किसको बनाया जाए। स्वाभाविक रूप से तुम्हारा परिचय कांग्रेस के मित्रों से ज़्यादा है। अगर मेरी सलाह मानो तो मैं 2 नाम तुमको सुझाऊंगा जो कांग्रेस के नहीं है, और वो एक प्रकार से कांग्रेस के आलोचक रहे हैं। उनको अगर आप मंत्रिमंडल में सम्मिलित करो तो मंत्रिमंडल का स्वरूप इंक्लूसिव होगा, और एक प्रकार से वो देश का प्रतिनिधित्व अधिक कर पाएगा। यूँ तो उस समय कांग्रेस पार्टी भी ऐसी थी कि जो संकुचित नहीं थी जैसी आज हो गई है। कांग्रेस पार्टी भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म सी थी।
इतना बड़ा प्लेटफॉर्म थी कि मुझे स्मरण आता है कि मैं जब वाजपेयी जी की सरकार बनी 1998 में और मंत्रिमंडल का गठन हुआ, सुबह सुबह राष्ट्रपति भवन में शपथ विधि हुई। उसी दिन शाम को वाजपेयी जी का मेरे पास टेलीफोन आया कि अडवाणी केरल की खबर मिली। मैंने कहा कौन सी खबर? तो उन्होंने कहा कि केरल से समाचार मिला है कि मार्क्सवादी पार्टी के प्रमुख नेता ईएमएस नंबूदिरीपाद, उनका देहांत हो गया। फिर उन्होंने कहा कि क्या इस अवसर पर, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार कल है और एक सार्वजनिक ऑल पार्टी मीटिंग भी है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, क्या अपनी सरकार की ओर से भी किसी को भेजना चाहिए? मैंने कहा अच्छा होगा, भेजना चाहिए। और मैंने उन्हें कहा कि अगर आप कहें तो मैं जा सकता हूँ, मैं चला जाऊँगा। और ये एक प्रकार से गृह मंत्री बनने के बाद जो पहला मैंने कर्तव्य निभाया वो ये निभाया कि मैं त्रिवेंद्रम गया और त्रिवेंद्रम जाकर के उनके अंत्येष्टि कार्यक्रम में भाग लिया। और फिर उसके बाद जो ऑल पार्टी मीटिंग थी जिसमें ए.के. एंटनी भी थे, ए.के. एंटनी उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री थे और बाकी सब पार्टियों के लोग थे, मैं भी उसमें था। और तब जो मैंने थोड़ी बहुत खोजबीन की ईएमएस के बारे में, वैसे मैं उनका आदर करता था क्योंकि उनके विचार पढ़ता था, वो एक बहुत प्रमुख थे, बहुत लिखते थे। और लेकिन मुझे ये जानकर के उसका उल्लेख करने का अवसर मिला अपने भाषण में। मैंने कहा कि जिस समय अंग्रेज के विरुद्ध देश संघर्ष कर रहा था तो उस समय अलग अलग विचारों के लोग भी अंग्रेज के खिलाफ थे और अंग्रेज के खिलाफ युद्ध में सम्मिलित थे। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी जो एक प्रकार से मंच थी सबके लिए, उस मंच पर सभी होते थे। और मैंने कहा कि मुझे देख करके एक मन में संतोष हुआ कि जिस समय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक थे और जिनकी प्रेरणा से एक प्रकार से हम संघ के स्वयंसेवक बने और फिर सार्वजनिक जीवन में आए, तो वो जिस समय विदर्भ के जनरल सेक्रेटरी थे कांग्रेस के, लगभग उसी समय मलबार के जनरल सेक्रेटरी ईएमएस नंबूदिरीपाद थे। तो मैंने कहा कि ईएमएस मार्क्सवादी और डॉक्टर हेडगेवार जो है वो हिंदू राष्ट्र के प्रणेता और आग्रह पूर्वक बल दे करके बोलने वाले। और दोनों में भी ये समानता थी वो कि भाई देश की आज़ादी के लिए देश पहले, बाकी विचारधाराएं होंगी अलग अलग, उनके प्रति हमारी निष्ठा होगी वैसे ही। और राष्ट्रवाद सर्वोपरि है, यह कल्पना हम लोगों को, जो लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे, उनसे प्राप्त हुई, जो आगे चल करके जनसंघ के सदस्य बने डॉक्टर मुखर्जी से प्राप्त हुई। और डॉक्टर मुखर्जी जब केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य बने, और अगर कोई संविधान सभा की बहस को देखेगा तो पाएगा कि डॉक्टर मुखर्जी ने संविधान के निर्माण में भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी सारी डिस्कशंस, डिबेट्स, उनमें बहुत कुछ है।
तो 50 में जब संविधान बना तब तक वो मंत्रिमंडल में थे, लेकिन 50 में संविधान बना और हमने संसदीय लोकतंत्र स्वीकार किया और 50 में घोषणा हुई कि पहला पहला आम चुनाव भारत का वह 1952 में होगा। तो उन्होंने उस बीच में भारतीय जनसंघ का निर्माण किया और भारतीय जनसंघ के निर्माण से पहले भी जाकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक श्री गुरुजी से मिले और उन्हें कहा कि आपका सहयोग चाहिए। उन्होंने कहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजनीति में भाग नहीं लेता। उन्होंने कहा कि राजनीति में भले भाग न ले संगठन, आपका संगठन भले अलग रहे, लेकिन आखिर तो मैं तो एक प्रकार से आरंभ ही कर रहा हूँ और आरंभिक दिनों में अगर आपके कुछ समर्पित लोग साथ जुड़ जाए तो अच्छा होगा। ऐसे आधार पर काम शुरू हुआ है। मैं इस बात का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि राष्ट्रवाद सहज स्वाभाविक रूप से हमको प्राप्त हुआ जब हम राजनीति में आए। 51 में जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय, वाजपेयी जी, नानाजी देशमुख, कुशाभाऊ ठाकरे, जगन्नाथराव जोशी, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग आकृष्ट हुए